हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल GT मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज कोई क्लास लेने की बजाय मुझे लगा कि कुछ बात कर लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। इस समय अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चा, चाहे उसकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एग्ज़ाम को लेके डरा हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम्स का एक ऐसा फोबिया है जो बच्चों को किसी भी तरीके से अलग, अगर चाहे कि हाँ हम ना डरें बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, लेकिन हो नहीं पाता और बच्चा डरता है। कारण क्या है उसका? कारण उसका ये कि बच्चे को ये लगता है कि जो भी उसने पढ़ा, ये जो भी उसने किया है, उसको ये लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रुक पा रहा। अब मैंने जो पढ़ रखा है, अगर मैं उसको वापस जब पलट के देखता हूँ तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। ऐसा बहुत आम बात है। ये आप तो खैर बच्चे हैं, आप 10th की बात और 12th की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पर मैच्योर लोग होते हैं, जो UPSC या UPPSC का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मैच्योर लोग हैं। इवन उनकी एज 35, 40, 30 इस तरीके की एज होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी इतनी मैच्योरिटी होने के बावजूद भी उनके अंदर भी डर होता है। वो पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आती है तो वहाँ पर उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो ये एक आम बात है। लेकिन जिस समय आप पेपर देने जाते हैं, उस समय जब पेपर खोल के देखते हैं, पहली बार पेपर पर नज़र डालती है तो लगता है कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे पेपर पे आपकी नज़र थोड़ी जब तेज डालते हैं, तो यानी तेज डालने का मतलब ये होता है जब थॉरो करते हैं आप उस पेपर को, जब पढ़ते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे मेरा पढ़ा हुआ है। और फिर जब आप स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे पेपर लगता है कि 80 से 90% पेपर आपने कर लिया। तो आखिर इस क्लास की जरूरत क्या पड़ी? आज मैं आपके सामने इस बात को लेकर क्यों आया, उसका कारण समझ लीजिए कि आखिर में पढ़ना क्या है। अब लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने डाल रखे हैं, जिनमें बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। उनको सुनो एक बार। उसमें ये बताया जाएगा, या जो मैं बता रहा हूँ जनरली सभी लोग ये बताएंगे कि ड्यूरिंग एग्जाम कुछ नया टॉपिक, कोई नई बुक, कोई नया सैंपल पेपर लगाने से बेहतर ये होता है कि जो कर रहे हैं आप, पहला काम NCERT, पहला काम होता है NCERT की अगर हम बात करें तो NCERT बुक बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। बट NCERT सिर्फ, अगर NCERT की बात करें तो सिर्फ NCERT यानी ओनली, अगर NCERT की बात करें तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको 60 से 70% के मार्क्स चाहिए। 60 to 70% मार्क्स की अगर नीड है तो सिर्फ NCERT सफिशिएंट है। बट जो बच्चा चाहता है कि हमको तो 90 प्लस चाहिए, हमको तो 98 चाहिए, हमको तो 100 चाहिए, तो उसके लिए उसको कुछ एडिशनल बुक पे काम करना पड़ता है और वो करता है। तो जब हम बात कर रहे थे एडिशनल बुक की बात करें, तो एडिशनल बुक की लिमिट नहीं है कोई। एडिशनल बुक एस चंद भी मिलेगी आपको RD शर्मा भी मिलेगी, आपको PK गर्ग भी मिलेगी, RS अग्रवाल भी मिलेगी, सरना गुप्ता मिलेगी, सो मैनी राइटर्स आर देयर। लेकिन उन सब बुक को लगाना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो लगाएं क्या? जो बुक लगा रहे हैं आप, जो कंटिन्यूटी में है। अगर एस चंद लगा रहे तो एस चंद, अगर आप RS अग्रवाल लगा रहे तो RS अग्रवाल, अगर आप PK गर्ग लगा रहे तो PK गर्ग, कोई भी बुक लगा रहे, जो बुक लगा रहे उसी एक बुक को पकड़ लीजिए और उन्हीं में उन टॉपिक्स को जिनमें आप जब लगाते तब फंसते हैं, उन क्वेश्चंस को 5 और 7 क्वेश्चंस सभी में आप टिक कर लीजिए। जो 5-7 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से लगाने हैं, सिर्फ 5-7 क्वेश्चन, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती लगाने की। 5-7 क्वेश्चन लगाइए हर चैप्टर से। उन क्वेश्चंस की बात करें जो क्वेश्चन फंसते हैं, जिस क्वेश्चन को लगाते समय आपसे मिस्टेक्स होती है। उसके बाद अगर कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ना है NCERT के एग्जाम्पल्स, NCERT के एग्जाम्पल्स। ये क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं। और वैसे क्लास 12 और क्लास 10th के अलग अलग नहीं है। क्लास 10th और अच्छा, एक चीज और आप समझो, बच्चे ये समझते हैं कि हमने कोई सैंपल पेपर परचेज कर लिया। सैंपल पेपर का मतलब, मान लीजिए किसी ने ले लिया, अब पेपर का नाम हम नहीं लेते हैं, बहुत सारे पेपर हैं मार्केट में, कोई भी पेपर आपने उठा लिया, CBSE का सैंपल पेपर उठा लिया। अभी प्री बोर्ड बच्चों के, मुझे लगता है जनरली ये जो टाइम चल रहा है वो प्री बोर्ड का चल रहा है, या तो हो रहे होते हैं या हो चुका होगा। तो प्री बोर्ड में क्या होता है कि स्कूल ने क्या कर दिया, या तो CBSE बोर्ड का जो सैंपल पेपर वो उठा के दे दिया, या किसी बुक का एक पेपर उठा के दे दिया और कहा कि यहाँ लगाइए। एक बात अच्छे से इस बात को ध्यान रखिए कि प्री बोर्ड कभी भी इसलिए स्कूल नहीं कराता है कि वो उससे आपको चेक कर रहा है, बल्कि प्री बोर्ड कराने का उसका जो टारगेट है, जो उसका एक मोटो है, वो सिर्फ इतना है कि बच्चे को 10th क्लास या 12th क्लास का जो एग्जाम है उसके डर को कुछ कम कर लिया जाए। डर कैसे कम होगा? जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको वही एटमॉस्फेयर,
भले वही एटमॉस्फेयर नहीं कहेंगे, बट हाँ वो टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की, वही एक पेपर आपको मिल गया, वही एक कॉपी मिल गई और आपसे कहा गया कि आप एग्जाम दीजिए। तो एग्जाम देते समय आप लिखते हैं उसमें, तो लिखने से क्या होता है कि जितना भी आपने पढ़ रखा होता है उस सब का मंथन करके आप आंसर शीट पे अपना आंसर लिखते हैं। भले आपको ये नहीं लगता है, बट इसका इफेक्ट जब कई स्कूल ऐसे जो 2-3-3 4-4 बोर्ड करा प्री बोर्ड करा लेते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि जितना ज़्यादा बार आप एग्जाम देते हैं उतनी ज़्यादा बार आपकी प्रैक्टिस और उसी टाइम के अंदर अपने आप को कवर करना कि कैसे टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें और पूरा पेपर हम लगा पाए, पेपर ना छूटे, जो करें वो सही करें। मिस्टेक्स के चांसेस, आप जितनी ज़्यादा बार पेपर दोगे आपके मिस्टेक्स होने के चांस उतने कम होते चले जाएंगे, क्योंकि पेपर के लिए आपका जो फोबिया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक काम तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था कि अगर कोई भी सैम्पल पेपर आप लगा रहे हो तो कभी भी ये मत सोचिए कि 100% या 90% आपको सैम्पल पेपर से मिलेगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बाई चांस हो सकता है, बाई चांस भाई लक हो सकता है कि पेपर ऐसा मिल जाए जिसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, लेकिन सैंपल पेपर का जो भी काम है वो सिर्फ इतना होता है कि जो 60-70% के ऊपर का बच्चा है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चा कहता है सर इससे पहले तो मैंने कभी ये क्वेश्चन देखा ही नहीं था, बट एग्जाम में आया है, तो फिर किया जाए? तो उसके लिए होता है सैंपल पेपर। जब सैंपल पेपर आप लगाते हैं तो हर पेपर में एक आध क्वेश्चन यानी 1 और 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपको लगता है कुछ डिफरेंट है, जो इससे पहले मैंने नहीं सुना, ना मैंने इस क्वेश्चन को कभी लगाया है। और ऐसे क्वेश्चन जब एक एक दो दो आप लगाते हैं तो मान लीजिए आपने अगर 40 पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो 40 पेपर में अगर हर पेपर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो लगभग 100 क्वेश्चन आपका एडिशनल तैयार हो जाता है। और ये 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर पेपर में आपके कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि आपके अभी जो सीबीएसई सर्कुलर आया था उसमें कहा गया था कि 40% आपके अंदर जो एक स्पेशल जो स्पेशलिटी है जिसको हम बोलते हैं दक्षता, अगर आपके जो क्षमता आपके अंदर है उस पर डिपेंड करता है। और 60% जो पेपर रहेगा वो आपका सिलेबस से रहेगा। सिलेबस पूरा ही सिलेबस है। केस स्टडी का जो क्वेश्चन जोड़ा गया है वो सिर्फ इसी वजह से कि आपकी समझ कितनी है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, उसके लिए एक केस स्टडी जोड़ा गया। देखिए बहुत लंबी क्लास लेने से कोई फायदा नहीं जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इस मैटर पे सिर्फ बात इतना करना चाहेंगे हम कि आप चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो, उसको सबसे पहला काम क्या करना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ज्यादातर बच्चों की परफेक्ट है, बट एग्जाम्पल्स जरूर लगाने हैं। और एग्जाम्पल से के साथ साथ कोई थ्योरम, कोई प्रॉपर्टी अगर वहां पे लिखी मिल रही है आपको तो वो भी करनी है। और क्या करना है? और एग्जाम्पल हो गए, थ्योरम हो गई, और एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज। अगर हम बात करें मिसलेनियस, ये क्लास 12th के लिए, मिसलेनियस क्लास 12th के लिए और 10th के लिए ऑप्शनल। देखिए ऑप्शनल में लिखा होता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मान लेते हैं, लेकिन ऑप्शनल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपकी जो एक सोच का दायरा है, जो क्वेश्चन की डायमेंशंस हैं वो बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शनल में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपको लगता है कि यार ये टिपिकल पोर्शन है, और उसमें नीचे लिखा होता है कि दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ बोर्ड ऑफ, मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ से हम कह सकते हैं कि एग्जाम में नहीं आना है। बट वहाँ के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर वो आ जाएगा तो आपने चूंकि ये लगाया हुआ होगा, आपकी सोच का दायरा बढ़ा है, आपके सोच का दायरा नॉर्मल बच्चे से ज्यादा होगा, तो आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। एक काम ये हो गया जो एनसीईआरटी के लिए काम करना है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काम क्या किया? एनसीईआरटी में हर चैप्टर के एग्जाम्पल, थ्योरम और मिसलेनियस एक्सरसाइज, साथ में ऑप्शनल एक्सरसाइज। अच्छा, खासकर एग्जाम्पल की अगर बात करें क्लास 12th के लिए तो मिसलेनियस से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हो तो जरूर लगाइएगा। एक काम ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है? सैंपल पेपर की बात करते हैं। सैंपल पेपर का टारगेट कम, वैसे तो 50 पेपर का टारगेट होना चाहिए था, कम से कम लगने चाहिए थे, लेकिन अब जो टाइम बचा है वो टाइम इतना नहीं है। अगर आज की डेट से टाइम को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा, तो 1 मंथ का टाइम है। अगर 1 मंथ का टाइम है, 30 दिन का समय है, तो 30 दिन के समय में आपको पढ़ना क्या है? देखिए ये तो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। साइंस के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो साइंस के लिए आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो एस चांद की बुक हो, चाहे वो सृजन पब्लिकेशंस की बुक हो, चाहे वो रत्ना सागर की पब्लिकेशंस की बुक हो, किसी भी एक बुक के जो चैप्टर के बीच की एक्सरसाइजेज और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दे रखी होती है उसको अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि एग्जाम आपका अच्छा होना चाहिए।
ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ज़्यादातर मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर क्लास 10th का है उसमें बच्चे कब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, कब राइट हैंड रूल की बात करेंगे, ये समझ नहीं पाते कि डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स डायरेक्शन किधर होगा, करंट डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है। कभी कोई कॉइल दे दी गई रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कहा अगर इसमें रोटेशन किया जाएगा तो बताइए फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप जब उसको लगाओगे, थॉरोली अगर लगाएंगे तो हो जाएगा। समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है। इतना सब पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो टाइम आपको कम लगता होगा, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में पढ़िए। सिस्टमैटिक मैनर एनसीईआरटी बुक पूरी लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ आपको बुक खोलनी है और आपको जब लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जब मैं लगाता हूँ तो मेरा फंस जाता है, उसी क्वेश्चन को आपको लगाना है। बाकी क्वेश्चन आपको लगता है ये मेरे सब आते हैं तो नो नीड टू सॉल्व। उसके बाद एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से देखना है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 10th की बात हो चाहे वो क्लास 12th की बात हो। इसके बाद बात करेंगे सैंपल पेपर की। सैंपल पेपर आपका टारगेट 50 का होना चाहिए था, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, बट लास्ट मोमेंट में कम से कम 15 पेपर आपको सॉल्व कर लेना चाहिए हर सब्जेक्ट के, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इवन इंग्लिश तो ऐसा है कि आप सॉल्व मत करिए, बट पेपर का कंटेंट क्या है, पेपर में आया क्या है, कैसे क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हुआ, उसको एक नज़र पलट लीजिए, सॉल्व मत करिए, नो नीड टू सॉल्व। एसएसटी के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या आंसर लिखा गया, एक बार रीडिंग मार लीजिए, सॉल्व करने की नीड नहीं है। बट मैथमेटिक्स और साइंस नीड है सॉल्व करने की नीड है। टाइम का ध्यान दीजिए, 3 घंटे का पेपर अगर बोर्ड एग्जाम में होता है तो अभी जब पेपर आप पहली बार, अगर इससे पहले पेपर नहीं लगाए सैम्पल पेपर, अगर आप पहली बार लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि सर 3 घंटे पेपर नहीं हो पाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, कोई बात नहीं। पहला लगाया टाइम ज़्यादा लगा, दूसरा लगाया टाइम ज़्यादा लगा, तीसरा लगा टाइम ज़्यादा लगा, चौथा लगा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन जब 4 पेपर के बाद अब 5वें पेपर पहुँचते हैं तब आपको ये लगता है कि नहीं अब हमारा टाइम कवर हो रहा है, धीरे धीरे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही प्रॉपर्टी जो हमको बार बार देखनी पड़ती थी अब मेरे ध्यान में है। जो फार्मूले मैंने 4 पेपर में सॉल्व करते समय कुछ देखना पड़ा था, वो फार्मूले अब मुझको याद हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो अगले पेपर होंगे उनमें आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, और एक टाइम वो आएगा जो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में आपका लगने लगेगा हर हालत में। 100% ये पेपर जो 3 घंटे का वो 2.5 घंटे में लगेगा घर पे आपका, और जो बच्चे पहले से लगा रहे हैं उनको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगाने में। अगर 2 घंटे का टाइम उनका यहाँ पर लग रहा है तो बोर्ड एग्जाम में उनको लगेगा 2 से 2.25 घंटा, 2.5 घंटा, और 2.5 आवर अगर वहाँ पर टाइम लगता है तो वो आधा घंटा जो बचता है वो होता है जो उसने लिखा है उसको रिवाइज करने का। तो सैम्पल पेपर 15 आपको लगाने हैं। 15 पेपर हमने फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये 15 पेपर हमने लगा लिए, मुझे क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा, मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता ये बात। तो सैम्पल पेपर पे करना क्या होगा, सैम्पल पेपर में आपको नॉर्मल क्वेश्चन से हटके जो क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कि मेरे नंबर 90s में आए तो उसके लिए सैम्पल पेपर में जो टिपिकल पोर्शन है, जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन भले टिपिकल नहीं होता बट नया क्वेश्चन होता है, तो उस नए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए, फार्मूलों का ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप उसमें हैबिचुअल हो जाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो करना क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए इस चीज़ को कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, लगाने ही लगाने हैं, और क्लास 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज सबके और 10th के लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज ये लगानी है। ठीक, इतना काम करने के बाद सैम्पल पेपर या कोई एडिशनल बुक अगर आप इससे पहले लगा रहे थे तो मैंने बोला कि 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के टिक कर लीजिए। पहला दिन तो यही होगा कि पूरे चैप्टर, पूरी बुक के जितने चैप्टर सब में के 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, और उन्हीं 5-5, 7-7 क्वेश्चंस को लगा के देख लेना है। तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 से 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा काम एडिशनल बुक का। तो ये काम हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गए, मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई, ऑप्शनल हो गया, और उसके बाद सैम्पल पेपर 15 पेपर की सॉल्विंग कर ली। और उसके बाद विश्वास मानिए, अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप चल रहे हैं और अगर इस तरीके से तैयारी करके आप एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर में आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे तो ये भी आता और मुझे और के बाद वाला भी आता, तो कौन सा करूं। स्थितियां ये हो जाएंगी, ये फैक्ट है। बच्चे के अंदर डर है, मैं मानता हूं इस बात को, डर दूर हो जाएगा जब आप अपने आप को लगे, जब अपने आप का टेस्ट अपने आप लीजिए। आपने क्या किया, पेपर आपने लगाया, आपने लगा लिए, 10 पेपर लगा चुके, 15 लगा चुके, 20 लगा चुके, आपको लगता है अब मेरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूं, तो एक नया पेपर उठा लिया और हमने उसको सॉल्व करने बैठ गए। फिर आप देखिए क्या उस पेपर का आप 60, 70, 80, 90 कितना % कर पा रहे हैं।
अगर आप उसमें अच्छा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, देन यू हैव टू रिवाइज अगेन। ठीक है, तो करिए आज इतना ही। उसके बाद मैं थोड़ा सा भी इस पर और काम कर रहा हूँ। अभी हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर पे ज़्यादा नीड है काम करने की। वैसे तो खैर ब्लूप्रिंट आप लोगों ने देख रखा है, सिलेबस किसमें से क्या उठना अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज भी ज़्यादा है और जिन पे जो इजी पोर्शन भी है, वेटेज भी ज़्यादा इजी भी है, तो उस पर आप थोड़ा अगर ज़्यादा टाइम दे देंगे तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। एक बात और समझो आप, जो बच्चा टॉपर है, टॉपर क्यों बोल दिया मैंने ये बात, क्योंकि टॉपर वर्ड गलत है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। टॉपर होता नहीं है कोई, टॉपर हो सकता है कभी कभी हम लोग देखते कोई बच्चा भी अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम में उसने काफ़ी अच्छा कर लिया, क्योंकि वो डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस, उसकी मेहनत के ऊपर। उसने कितनी प्रैक्टिस की उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने अच्छी प्रैक्टिस की है तो निश्चित है, सर्टेन है ये कि वो अच्छा करके आएगा बोर्ड एग्जाम में। इंटरनल एग्जाम में कभी बच्चे के नहीं कर पाता है, बट बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि अच्छा करके आए। मिस्टेक्स हो सकती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। अच्छे टीचर भी कभी कभी एग्जाम देने जाता है, क्योंकि टीचर भी कोई ऐसा नहीं होता है कि वो रुक जाता है, वो तैयारी करता रहता है, एग्जाम देता है, वहाँ भी सिलेक्शन उसका होता है, कभी नहीं होता है, वहाँ पे भी वो 100% करके नहीं आ पाता है, गलत होते हैं क्वेश्चन। तो गलत किसी से भी हो सकते हैं, उसके लिए छोड़ दीजिए उस चीज़ को, उसके लिए निश्चिंत रहिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है वो हम नहीं कर सकते। रिजल्ट हम नहीं बनाएंगे, कॉपी हम नहीं चेक करेंगे, बट पेपर में लिखना हमको है, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पेपर में कंटेंट हमको देना है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक, लिखने का तरीका थोड़ा सा और समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जैसे किसी में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाए या सरफेस एरिया वॉल्यूम में आ जाए, जहां पर ये डिमांड की जाती है कि बताइए इस गोडाउन का वॉल्यूम क्या होगा, देन ये आपको लास्ट में आंसर में एक लाइन लिखनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जो भी आएगा वो आपको लिख दीजिए एक लाइन में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो टीचर कॉपी चेकिंग टीचर पे डिपेंड करती है। कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, बट टीचर मार्क्स कभी कभी काट लेता है, लेकिन कभी बच्चा कहता है मेरा तो इतना बेहतर नहीं हुआ, तब भी उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। टीचर कभी कभी कुछ टीचर ऐसे हो जाते हैं बहुत माइन्यूटली चेक करते हैं कॉपी को, हर एक चीज़ को देखते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को, जो एक जैसे छोटी छोटी चीज़ों को, आंसर नहीं लिखा कोई बात नहीं, सोल्यूशन सही किया, हाँ ठीक है, पूरे मार्क्स दे दिए। तो इस वजह से मार्क्स अच्छे और ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, जो बताया उसको करिए। एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एग्जाम्पल और ऑप्शनल एक्सरसाइज अच्छे से करिए। क्लास 12 के लिए मिसलेनियस और उससे एग्जाम्पल अच्छे से करिए, और बाकी एडिशनल बुक अगर कोई लगा रहे हैं तो हर चैप्टर के 5-5, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आपको टिक कर लेने, उन्हीं को लगा डालना है। और सैम्पल पेपर कम से कम 15, आज की डेट से 15 पर आपको लगाने हैं हर सब्जेक्ट के, जिसमें मैथ साइंस लगाना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको उसको सिर्फ देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।